अस्सलाम वालेकुम। मार्केट की क्लोजिंग 180 के लेवल से नीचे आई, 179 800 के करीब मार्केट ने क्लोजिंग दी। और ओवरऑल मुफीस, पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, रिजल्ट सीजन भी है, आज दो रिजल्ट भी आए हैं, अटेक सीमेंट का, फौजी सीमेंट का, उसको भी डिस्कस करेंगे। और हमारे पास साजियों के भी नंबर्स आए हैं, तो उस बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। बहुत अरसे से साजियों चल नहीं रहा था, और रिजल्ट आए, कैसा सो फार साजियों के सेल्स के नंबर्स किस तरह आए हैं, थोड़ा सा बताइएगा इस बारे में। अच्छा, पहले अटक सीमेंट और अगर फौजी सीमेंट के रिजल्ट की बात करते हैं तो अटक सीमेंट का भी जो ईयर ऑन ईयर है 16% इंक्रीज है। अगर हम फौजी सीमेंट को भी देखें तो वो भी, अगर हम सेल्स को भी देखें 10% इंक्रीज है। तो ईपीएस भी जो है हमारे पास अटक सीमेंट की 6.95 रिपोर्ट हुई है, फौजी सीमेंट की ठीक है। 6.60 है। फौजी सीमेंट ने तो ₹1.5 डिविडेंड भी दिया है। सो ओवरऑल ठीक है। जो रीजन थे उसमें डिस्पैचेस के नंबर अच्छे थे, सेल्स अच्छी थी, और सबसे बड़ा ये ठीक है। होता है कि जो फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाती है उसकी वजह से रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं सीमेंट सेक्टर के। सो ओवरऑल फिर एक मर्जर की न्यूज भी है, अटक सीमेंट एंड फौजी सीमेंट के मर्जर की भी बात चल रही है। सो ओवरऑल रिजल्ट वाज गुड। एंड देन अगेन, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे है तो लोअर जो हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट थी, ओवरऑल रिजल्ट वाज गुड। हम साजियों की बात करते हैं तो साजियों में जी जी मैं अटक सीमेंट से रिलेटेड आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। जब हम सीमेंट डिस्पैचेस की बात करते हैं, हमारे पास मेपल लीफ के हमेशा अच्छे नंबर्स हैं, लकी सीमेंट के भी अच्छे आए हैं, इवन बाकी कंपनीज के भी। लेकिन जहाँ पे अटक सीमेंट स्टैंड करता है, डिस्पैचेस किस तरह के हैं सीमेंट की, अगर हम अटक सीमेंट की बात करते हैं तो? तभी प्रॉफिट रिपोर्ट है क्योंकि सेल्स जो है उनकी हायर साइड पर थी। उसके बाद उनके मार्जिन जो है वो इंप्रूव हुए हैं, तो अटक सीमेंट के जी। इसीलिए नंबर्स जो है अच्छे रिपोर्ट हुए हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि 16% का इंक्रीज भी है। तो ओवरऑल इट वाज गुड। एंड देन ठीक है। अगेन हम ये देखते हैं कि इन दोनों कंपनीज के जो मर्जर की बात चल रही है, जैसे हमने पहले ये मेपल लीफ और पायनियर में भी देखा, तो अब हम ये भी देख रहे हैं कि अटक सीमेंट और फौजी सीमेंट तो एक ग्रुप बन के जब आप करते हैं तो फिर आपके पास एक ज्यादा बड़ा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी होती है, आपके पास Correct। ज्यादा बड़ा चंक होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देन इन टर्म्स ऑफ डिस्पैचेस। यहाँ तक हम बात करते हैं साजियों के नंबर्स जी। जी, मुफीस, साजियों की आप बात बताने लगे थे। मैं बेसिकली जानना ऑडियंस के लिए ये चाह रहा हूँ कि जैसे साजियों की सेल्स गिरी हैं, फोर व्हीलर्स की भी और थ्री व्हीलर्स की भी, क्या इसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि ऑटो पॉलिसी जो डिले हो रही है, उसकी वजह से शायद सेल्स के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन आ रहा है? थोड़ा सा बताइए। जी, अच्छा, मैं नंबर्स बता देता हूँ कि अगर हम देखते हैं ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर या मंथ ऑन मंथ कंपेयर करें तो हमारे पास 75% का फोर व्हीलर्स का डिक्लाइन है। अच्छा, इसका रीज़न ठीक है। थ्री व्हीलर्स का भी डिक्लाइन है, एंड क्योंकि साज़ एक्सपोर्ट भी करता है, ये जो ऑटोज़ एंड रिक्शाज़ हैं। लेकिन जो मोस्टली अब साज़गार को हम ज़्यादा मॉनिटर कर रहे होते हैं उसके फोर व्हीलर्स हैं, एंड द रीज़न इज़ कि जो हमारे पास इस वक़्त ऑटो पॉलिसी या हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड्स पे जो टैक्सेशन की बात चल रही है, और ऑटो पॉलिसी भी ड्राफ्ट फाइनल नहीं हो रहा, उसकी वजह से ऑब्वियसली एक सेल्स पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा अंटिल एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड फाइनलाइज एंड मटेरियलाइज। जब तक वो नहीं होगा तो हम ये देखते हैं कि लेट्स से अगर हम ये कहते हैं कि आगे आगे भी ये चीज लिंगर ऑन करती है, डिले होती है, तब भी लोग वेट करेंगे, क्योंकि चाइनीज व्हीकल का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था वो यही था कि उनका जो प्राइस पॉइंट था दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव। अगर हम 7,000 की भी बात करते हैं तो उसका प्राइस पॉइंट, जिस प्राइस पे वो उन्होंने निकाला था, उन्हें प्राइस, हम कहते हैं ना, प्राइस पे उन्होंने खेला था। अब ट्रू। फीचर्स भी थे, मैं ये नहीं कह रहा कि फीचर्स नहीं थे, बट जो एक नाम बना उनका वो प्राइस से स्टार्ट हुआ। अब अगर प्राइसेस बढ़ जाती हैं, लेट्स से ऑटो पॉलिसी जब तक फाइनल नहीं होगी तब तक फिर डिपेंड करता है कि कितनी सेल्स वो मेंटेन कर सकते हैं, रिकरिंग रहेंगी, क्योंकि अब तक तो जो बड़ी जबरदस्त सेल्स आई हैं वो हमने शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होते हुए देखा। बट अगर ऑटो करेक्ट। पॉलिसी फाइनलाइज नहीं होती और थोड़ा लंबा चल सकते हैं ये मामला, लेट्स से, तो तब भी हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत डिक्लाइन नजर आ सकता है, क्योंकि लोग फिर वेट करेंगे, पीपल वुड वेट फॉर, बिकॉज अब सिर्फ साजगार नहीं, अब सिर्फ हैवल नहीं है, अब प्लेंटी ऑफ ऑप्शन इन द करेक्ट। मार्केट, बहुत कंपेटिटिव प्राइसेस पर आ रहे हैं। अब हमारे पास सिर्फ एचईवी और प्लग इन हाइब्रिड्स का सेगमेंट है, हमारे पास इलेक्ट्रिक सेगमेंट है, हमारे पास रीफ का सेगमेंट है, आइस व्हीकल्स करेक्ट। भी हैं। सो अब पीपल आर स्मार्ट इनफ टू कैलकुलेट कि कौन से डीसी चार्जिंग पे कितना एवरेज आ रहा है, पेट्रोल पे कितना आ रहा है। सो अब कंपैरिजन इस तरह होंगे। सो यस, अगर तो ऑटो पॉलिसी फाइनलाइज होती है, टैक्सेशन की चीजें नजर आती हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि फिर कुछ क्लैरिटी मिलेगी, एंड देन फिर हम वहां से सेल्स को शायद बढ़ता हुआ देखें, अगर तो टैक्सेशन नॉर्मल रहती है। अगर नहीं रहती तो फिर थोड़ा बहुत डिक्लाइन हम देख सकते हैं। करेक्ट, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, क्योंकि अभी पिक्चर इज नॉट सेम, अब चीजें डिफरेंट हो चुकी हुई हैं। अभी ग्राउंड लेवल पे हम देखें तो कंपटीशन भी बढ़ चुका है। इट्स नॉट जस्ट साजियो अलोन हु इज competing इन PHEV एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, और भी एग्जैक्टली, ऑटोमोबाइल्स। अगर आप ईयर ऑन ईयर भी देखते हैं तो डिक्लाइन हुआ है। अगर हम फोर व्हीलर्स की बात करते हैं ना तो ईयर ऑन ईयर भी डिक्लाइन है, जस्ट नॉट मंथ ऑन मंथ। सो अब क्योंकि हमारे पास एक बड़ा सेगमेंट है एंड सिक्लिकल सेक्टर है, जब ऑटो पॉलिसी फाइनल हुई थी, जब अभी लास्ट ऑटो पॉलिसी थी उस पे जी। सासगार ने सही कैपिटलाइज किया, बट देन अब क्या वो नेक्स्ट ऑटो पॉलिसी के लिए कैपिटलाइज कर सकता है, या नेक्स्ट ऑटो पॉलिसी में क्या वो सब जो एडवांटेजेस थे, क्या वो हाइब्रिड प्लग इन हाइब्रिड से मूव होकर शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाते हैं, नहीं जाते। सो देयर सो मच इन डिस्कशन, सो विल हैव टू वेट फॉर इट। If we look at as a retail investor, do you still think that Sazio trading at current levels, is it attractive for a long term investment, या सेल्स की वजह से हम इम्पैक्ट देख सकते हैं कि शेयर शायद जिस लेवल पे भी ट्रेड करे इसको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए?
देखिए, डिपेंड करता है कि अभी ऑटो पॉलिसी किस तरह फाइनलाइज़ होगी, क्योंकि जो साज़गार की प्राइस में रिफ्लेक्ट हुआ है ना, जो शेयर प्राइस इतनी जिसने जी, गेन दी है, वो ऑटो पॉलिसी को उन्होंने कैपिटलाइज़ किया था उस टाइम पे जब ऑटो पॉलिसी फाइनल हुई थी। अब अगर उनकी फेवर में ऑटो पॉलिसी लेट्स से उस पर्टिकुलर सेगमेंट की नहीं आती, तो सेल्स इम्पैक्ट होंगी इन सिक्लिकल सेक्टर। अगर सेल्स इम्पैक्ट होंगी, तो वो रैपिडली डिक्लाइन कर सकता है। डिक्लाइन करेगा तो डेफिनिटली शेयर प्राइस से लिक्विडिटी भी निकलेगी, लोग पैसा भी निकालेंगे, शेयर प्राइस नीचे भी आएगा। सो विल हैव टू वेट फॉर इट। आप क्योंकि सिक्लिकल सेक्टर में आपको पॉलिसी को देखना पड़ता है जब तक पॉलिसी फाइनलाइज़ नहीं होगी। ये चीज़ कहना कि अभी एट दिस पॉइंट अगर ट्रेड कर रहा है, इट्स गुड इनफ लेट्स से। बट डिविडेंड भी दिया साज़गर ने। हम ये नहीं कहते कि ज़्यादा दिया, कम दिया, बट देन दिया। लेकिन अगर ऑटो पॉलिसी उस तरह की नहीं है और सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ा, तो सेल्स ही एक वो नंबर है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ी थी तो सब हेवेल को देख रहे थे, एक्सपोर्ट नहीं देख रहे थे। मतलब एक्सपोर्ट वाज़ प्राइस्ड ट्रू, इन, बट रक्षक के ऊपर कोई बात नहीं करता था ना कि रक्षक एक्सपोर्ट करता है। हर ट्रू। कोई गाड़ियों की बात कर रहा था। और वही पॉलिसी हमने आगे भी चल के देखी है। करेक्ट। मोहित, एज वी आर स्पीकिंग राइट नाउ, तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी एक सिग्नल दिया है कि यूएस और ईरान जो है क्लोज हैं कुछ अरेंजमेंट्स के अंदर, जिसकी वजह से भी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि ऑयल की प्राइस थोड़ी सी नीचे आनी शुरू हुई है, लेकिन 84 85 की साइड पे हाइक जाना ऑयल का, और मार्केट ने मेरा ख्याल है उस हद तक उस चीज का इम्पैक्ट नहीं लिया। लेकिन ओवरऑल आपको प्रोजेक्शन क्या लग रही है अगले 2 दिन की? वीक भी छोटा है, और आज के मेजर कंट्रीब्यूटर्स की बात करें हम, बाद में स्पेसिफिक स्टॉक्स पे भी आएंगे और आपकी जो कॉल्स थी उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ हमारी कल ही बात हो रही थी कि अब मार्केट जो है वो इंडेक्स को इतना नहीं दिख रही है, मार्केट ने एक रैली दी थी प्रॉपर्ली, और अब आइटम वाइज मार्केट चलेगी और वॉल्यूम्स की तरफ अब मार्केट का जो सारा ध्यान है वो वॉल्यूम्स की तरफ रहेगा। और अब ऑयल को भी लोग इतना नहीं दिख रहा ऑब्वियसली, लेकिन ऑयल का इम्पैक्ट आता है। जैसे कल के और आज के दिन में अगर हम देखते हैं तो कल 79-80 डॉलर के पास ऑयल चल रहा था जब मार्केट बंद हो रही थी। उसके बाद 84.5 का हाई, यानी कि $5 विद इन अ डे बढ़ गया, और मार्केट में जी, सिर्फ 1000 पॉइंट का प्रेशर आया था इनिशियली मॉर्निंग तक। और फिर आखिरी आधे घंटे के देखिए ऑयल प्राइस 85 तक जा चुकी थी, 84.5 का हाई लगाया एंड टाइम में। तो वहाँ पर हमने देखा कि एंड टाइम पर थोड़ा और प्रेशर मार्केट में आया। लेकिन अब क्योंकि ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही है तो होपफुली मार्केट कल पॉजिटिव रह सकती है। जो मार्केट के 2 दिन अगले हैं, तो 2 दिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहीं पर ही अपने आप को सेटल करेगी 180 के अराउंड। थोड़ा-सा 500 पॉइंट ऊपर नीचे ये प्लस माइनस चलता है। लेकिन 1,80,000 आई थिंक यही लेवल मार्केट मेंटेन करेगी। और जो डिफरेंट स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात है, तो वो अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके अंदर रिफाइनरी की अगर बात करें तो ट्रेडिंग का अच्छा मौका मिला। पाकिस्तान रिफाइनरी कल ₹70 पर बंद हुआ, 73.50 का हाई, फिर 69 का लो, तो ट्रेडिंग अच्छी हो रही है मार्केट के अंदर। इसके अलावा भी जो कल फुल आखिरी वीडियो के टाइम पे फुल एंड पर मैंने कॉल दी थी आपको 2, प्रेमा और वसल की, तो दोनों ने भी जो है 5-5% का रिटर्न हमें विथिन अ डे दे दिया। प्रेमा मैंने आपको कल बताया था और आज बाइंग आई अच्छी खासी, और उसके बाद मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी लगी कि आइसक्रीम के सेगमेंट में जा रहा है प्रेमा, तो ऑब्वियसली हम्म, कैपिटल गेन उसके अंदर हमें मिला। वसल मैंने कल ₹6.70 के अराउंड आपको बताया था, और सुबह ही 12-1 बजे के अराउंड ₹7.30 के करीब का हाई लगाया, तो 50 पैसे इसके अंदर आपको मिल गए, जो कि अराउंड भी 6-7% बनता है, तो अच्छा रिटर्न दोनों कॉल्स के अंदर आपको मिल गया। इसके अलावा भी पिछले हफ्ते के अंदर मैंने कॉल्स आपको बताई थी, टाटा टेक्सटाइल मिल मिड डे मूव के अंदर बताई थी। इसके अलावा यूनिटी फूड्स बताई थी, तो टाटा टेक्सटाइल मिल आज अपर कैप लगा 172। मैं तो कल हमने वीडियो में टाटा टेक्सटाइल मिल के बारे में बात नहीं की थी, लेकिन कमेंट आया था कि टाटा टेक्सटाइल ने भी अच्छा रिटर्न दिया, तो आज कैप ही लग गया। तो 172 पर वो ट्रेड हुआ है। यूनिटी फूड ₹12.5 हो चुका है, 11.70 पे कॉल दी थी। तो जो डिफरेंट स्टॉक्स हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं अक्रॉस द बोर्ड, उनके अंदर अच्छी ट्रेडिंग चल रही है। बस आपकी नज़र न्यूज़ पर और जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन आ रही होती हैं, जो वॉल्यूम्स, क्योंकि वॉल्यूम्स पे सबसे पहले जो इंडिकेशन हमें मिलती है, वो वॉल्यूम्स की तरफ से मिलती है, कि इतना मजबूती आ रही है शेयर के अंदर। तो वॉल्यूम्स देख के भी आपको आइडिया हो जाता है कि कौन से शेयर के अंदर बाइंग मौजूद है और कौन से शेयर के अंदर बाइंग मौजूद नहीं है। तो उस तरह से अगर आप मार्केट में काम करेंगे तो ऑब्वियसली अ, अच्छा रिटर्न आपको इसके अंदर मिल सकता है। और अगर आप इंडेक्स देखेंगे या ऑयल देखेंगे, तो आई थिंक अभी जिस तरह की मार्केट है और जिस तरह का ऑयल चल रहा है, तो ऑयल देखेंगे तो आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो गया तो आप काम नहीं कर सकेंगे स्टॉक मार्केट में। तो बस यही है, मार्केट को देखें, स्पेसिफिक स्टॉक्स को देखें और काम करें। जैसे मोइज़ ने बताया स्पेसिफिक कॉल्स के बारे में भी, जो कि 5% प्रॉफिट में थी। मैं अपनी ऑडियंस के लिए ये भी बताना चाहूँगा, हम कमेंट्स भी देख रहे होते हैं कि आप लोगों ने भी काफ़ी कॉल्स ली, उनको एग्जीक्यूट किया और आप लोग प्रॉफिट में थे। एंड अभी भी जो हम आपको मज़ीद कॉल्स बताते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ और आप किस तरीके से काम करें, ये कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, और हम शो के अंदर भी डिस्कस करेंगे चीज़ों को। मुवीज़, मैं मोइज़ के पास आऊँगा वापस दोबारा से। आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि जहाँ एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, एक तरफ कहते हैं कि पीस डील और एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। ऑयल ट्रेडिंग इन 70s की रेंज और उसके बाद 84 तक गया। मार्केट ने उस हद तक उसका इम्पैक्ट नहीं लिया जिस हद तक पहले लेती थी मार्केट, क्योंकि 2 लोग हैं जो कल हूती स्ट्राइक के अंदर जो है, बाबल मंदिर जो है उधर 2 लोग जो उनकी डेथ होगी, और आज जो है पीस डील मजीद एक्सटेंड कर रही है। तो थोड़ा सा बताइएगा इस बारे में, क्या जियोपॉलिटिकल टेंशन आपको थोड़ी सी कूल डाउन अब होती नजर आ रही हैं एज फार एज पहले जितनी बार हमारे पास खबरें आई हैं? अच्छा, साथ मुझे याद है कि आई थिंक हम लोग
शायद हफ्तानामा में बात कर रहे थे या रोजनामा में किसी एपिसोड में बात कर रहे थे, और मैंने आपको बोला था कि अब ये चीजें जब बहुत ज्यादा कोई चीज ड्रैग हो जाती है ना, तो मार्केट उसका जी, रिएक्शन ना अंडरस्टैंड कर लेती है और एक उसी रेंज में चलती है और फिर अपने डायनामिक्स को फॉलो करती है, क्योंकि जी, अगर हम कहते हैं कि दो मुल्कों की जंग चल रही है और वो जंग जो है अभी लेट्स से ड्रैग हो रही है, तो क्या मार्केट के जी। पास और चीज़ें नहीं है देखने के लिए? डेफ़िनिटली हैं, जंग भी है, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा डायनामिक्स हैं, जिसको मार्केट ने रीड करना होता है। रिज़ल्ट्स आ रहे तो रिज़ल्ट सीज़न भी देखना है, नंबर्स आ रहे हैं, वो भी देखने हैं। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि एक चीज़ जब बहुत ज़्यादा ड्रैग होती है, तो फिर उसका रिएक्शन एक लिमिटेड रिएक्शन होता है, अनटिल और अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो, ऑयल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ऑयल अभी एक रेंज में चल रहा है, ऑयल एकदम स्पाइक कर जाए, तो ये नज़र आएगा कि अब कोई चीज़ वापस से शायद सीरियस हो रही है या कोई प्रॉब्लम वापस से शुरू ना हो जाए, रिज़्यूम ना हो जाए चीज़ें, तो फिर मार्केट उसका एक रिएक्शन ले सकती है, नेगेटिव हो सकती है। बट अदर देन दैट मार्केट उसी रेंज में चलेगी, एंड क्योंकि हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें सेटल होंगी, तो इंशाल्लाह सेटल हो जाएँगी। अब वी देखें, सीज़ फायर कब होगा, जंग कब रुकेगी, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, मैं कोई वॉर एनालिस्ट नहीं हूँ और ना मुझे ये बातें पता हैं। जो मुझे पता है वो ये पता है कि ये चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे सेटल डाउन तो हो जाएँगी इंशाल्लाह। और अगर तो आप एक पॉज़िटिव ज़हन से ही स्टॉक मार्केट में काम करेंगे, रियलिस्टिक होके काम करेंगे, अब इतने पॉज़िटिव भी ना हो जाएँ कि आप रियलिस्टिक ना रहें और आप जो एक्चुअल चीज़ें जिस पे आपको फ़ोकस रखना है वो आप छोड़ दें। अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो जैसे मुझे ने कहा ना कि आप ऑयल की प्राइसेज़ देखते रहेंगे, आप काम नहीं कर सकेंगे। तो आप ट्रू। पॉज़िटिव लुक ऑन द ब्राइट साइड, अदर देन कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट में, चीज़ें बेहतर हैं। डेफ़िनिटली कॉशियस अप्रोच बहुत ज़रूरी है। इतने तो ऑप्टिमिस्ट नहीं हो जाना कि आपको रिस्क फैक्टर आप प्राइस इन ना करें। रिस्क फैक्टर प्राइस इन करना ज़रूरी है, लेकिन उस प्राइस इन करने के चक्कर में आप नेगेटिव ना हो जाएँ और आप बिल्कुल ही मार्केट से एक्सिट ना कर दें, वो एक गलत चीज़ होगी। करेक्ट। रिस्क को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना और कॉल्स को एग्जीक्यूट करना, ये भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। और स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं खास तौर पे, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस दोनों को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना बहुत जरूरी है। ट्रेड विद स्टॉक पे जो कि बाय टुडे सेल टुमारो की स्ट्रेटजी पे जहाँ पे ट्रेडिंग करवाई जाती है, उस पे अभी 30% डिस्काउंट है। आप टीम से राब्ता कर सकते हैं, आपको बस एक व्हाट्सएप करना होगा 0336244446। आप एक व्हाट्सएप करेंगे और टीम आपको तमाम तफसीलात देगी। मुझे मेरे दो सवाल होंगे आपसे। पहले मैं जानना चाहूंगा कि गैल के बारे में आपने कुछ अर्सा पहले भी जिक्र किया था, गैल को भी हमने कुछ परफॉर्म करते देखा है। अभी एक अच्छी स्विंग के चांसेस अभी भी गैल के अंदर नजर आते हैं अगर कोई एग्जीक्यूट की जाए तो। देखिए, गेल जो है वो नए हाईज़ के ऊपर जा चुका है आज और अच्छी ट्रेडिंग कराई। और आई थिंक याद हो आप लोगों को, अगर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको शायद याद हो कि मैंने बताया था कि जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स है वो मार्केट के अंदर बाइंग कर रहा था तब, और मैंने आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स बताए थे जिसके अंदर गेल और जीएचएनआई का भी ज़िक्र किया था कि गेल और जीएचएनआई जो है वो घोड़ा बेसिकली लेके जा रहा है मार्केट से, और उसके जी, वॉल्यूम्स बता रहे थे। और रिफाइनरी का भी मैंने कहा था, तो रिफाइनरी की परफॉर्मेंस आपके सामने है। और गेल और जीएचएनआई ने भी एट दैट टाइम अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद परफॉर्मेंस थोड़ा रुक गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगेन एक रैली ड्यू है जीएएल और जीएचएनआई के अंदर। बाकी जो एचकार है और साज़गार है, आई डोंट थिंक इतना कोई इम्पैक्ट लेंगे या इतना कोई परफॉर्म करेंगे। हम्म, लेकिन गेल और जीएचएनआई के अंदर आपने नज़र रखनी है, जहाँ पर थोड़े बहुत वॉल्यूम आना शुरू हो, बाइंग मोमेंटम आपको फील हो, तो आप उसके अंदर हम्म, काम कर सकते हैं। कॉल तो मैंने जब दी थी तब आई थिंक अराउंड ₹1130 चल रहा था जीएचएनआई और ₹580 चल रहा था जीएएल। तो वहाँ से ठीक है। गेल जो है वो तकरीबन ₹60 बढ़ चुका है, 50-60 रुपए बढ़ चुका है, और जीएचएनआई तकरीबन सवा ₹100 बढ़ चुका है। तो कॉल तो अभी भी अगर समझ लें कि आप टारगेट्स इसके अंदर इंटैक्ट हैं, जीएचएनआई ₹1500 का टारगेट है और गेल का 750, तो बिल्कुल अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम कर सकते हैं गेल और जीएचएनआई में। बिल्कुल ठीक है। मुझे मैं इधर जानना मैं चाहूंगा एक एक कि चीज़ ऐड कर देता हूँ, हाँ, जी, जी, साथ में एक चीज़ इधर ऐड कर देता हूँ कि हमने ना जी, अपने जी, प्लेटफ़ॉर्म ग्रुप में भी गैल की एक इन्वेस्टमेंट कॉल दी थी, और हो सके तो आप भले इधर स्क्रीनशॉट भी लगा दीजिएगा। 575 के प्राइस के करीब बिल्कुल, हमने कहा था कि आप इधर करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। उस वक़्त 575 का प्राइस था, एंड फिर हम 630, 640 इस तरह के टारगेट्स के लिए हम लेके चल सकते हैं। समझे, 15% 16% का गेन मिला। हमने 1 जुलाई को आई थिंक ये कॉल दी थी, बल्कि आप लगा भी दीजिएगा यहाँ पे। लोगों को एक क्लैरिटी मिल बिल्कुल। जाएगी कि हम कॉल्स अगर अपने ग्रुप पे देते हैं तो किस तरह लोगों को काम कराते हैं, किस तरह फर्स्ट टारगेट अचीव होता है, एंड देन वो ग्रुप है, अगर आपने उसका हिस्सा बनेंगे हमें खुशी होगी। डेफिनिटली हम भी एक सर्विस बिज़नेस में, बट अगर आप नहीं भी बनते, तो आप अगर हफ्तानामा से भी कनेक्टेड हैं, तो मुइज़ आपको वहाँ पे वो कॉल्स दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह काम करना है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी, चाहे आप हमारे से कोई सर्विस ले रहे हैं या आप हमारे साथ शो के थ्रू कनेक्टेड हैं, क्योंकि वो भी आप अपना कीमती वक़्त देते हैं, हमें देखते हैं, हमें प्यार देते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। तो इंशाल्लाह हम ये कॉल्स का सिलसिला तो जारी रखेंगे। करेक्ट। एंड जस्ट टू व्हाट्सएप ऑन वन नंबर 0336244466। मुइस 180 के लेवल पे मार्केट पहले भी आ चुकी हुई है, इससे ऊपर भी गई। अभी मार्केट को बुलिश मोमेंटम के अंदर आने के लिए क्या लेवल मार्केट की एक वीकली क्लोजिंग आनी जरूरी है,
जिससे जब नेक्स्ट वीक का आगाज हो तो एक मार्केट एक अच्छे मोमेंटम के अंदर आ सकती है। देखिए, बुलिश मोमेंटम तो मार्केट का तब शुरू होगा जब मार्केट नया हाई बनाएगी एक बार ना, क्योंकि नए हाई के पास मार्केट ट्रेड कर रही है और बुलिश मोमेंटम में इस वक्त नहीं है। मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है और वहीं पर ट्रेड कर रही है और ऑब्वियसली बुलिश मोमेंटम आई थिंक जब तक पीस डील साइन नहीं होती है तब तक बुलिश मोमेंटम आने में हो सकता है थोड़ा वेट। और मेरे हिसाब से मार्केट के लिए अच्छा ही है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें ड्रैग हो रही हैं, लंबी हो रही हैं। क्योंकि अगर हम मार्केट देख रहे हैं तो मार्केट एक जगह पे रुकी हुई है, इतना कोई लोगों को नुकसान नहीं हो रहा है। शेयर्स की बात करें तो शेयर्स शायद आप कह सकते हैं कि थोड़ा नीचे आ चुके हैं, जो हाई हाई पर गए थे वहाँ से थोड़ा नीचे आ चुके हैं। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं मार्केट के अंदर तो अवाम जो है जो इंडिविजुअल इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में, तो वो खुश हैं, वो इतना कोई नुकसान के अंदर नहीं है और ना ही कोई गम के अंदर नहीं है कि हमारा जो कैपिटल है वो आधा-आधा हो गया। इस तरह से कोई भी इस तरह का सिनेरियो नहीं है। और अगर हम बात करें इंडेक्स की, तो पिछले साल के शुरू में हमने टारगेट दिया था 181 का, जो कि इस साल कि दूसरे या तीसरे वर्किंग डे आई थिंक हमारा टारगेट अचीव हुआ। 3 दिन लेट हो गया हमारा टारगेट, लेकिन 181 का टारगेट हो गया और तकरीबन 7-8 महीने हो चुके हैं। 1,81,000 के पास ही मार्केट चल रही है। तो अगर 1 साल का कंसोलिडेशन फेज़ आ जाता है मार्केट के अंदर, 3 साल की कंटीन्यूअस रैली के बाद 1 साल का कंसोलिडेशन फेज़ आता है मार्केट के अंदर, तो ऑब्वियसली अगर कंसोलिडेशन फेज़ ये रहता है तो उसके बाद ही मार्केट 2 साल और रैली करेगी। और अगर अभी से रैली स्टार्ट हो गई तो छोटी-सी रैली होगी, 2.5 लाख तक की। अगर लंबी रैली चाहते हैं तो फिर कंसोलिडेशन फेज़ जितना लंबा होगा, रैली भी उतनी ही लंबी होगी। तो आई थिंक अच्छी चीज़ है ये मार्केट के लिए, मार्केट यहाँ पे अपने आप को सस्टेन करके चल रही है। करेक्ट। और इस कंसोलिडेशन फेज के अंदर भी हम तो आपको डेली के बेसिस पे कॉल्स दे रहे होते हैं और साथ स्ट्रैटेजी भी बता रहे होते हैं और इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करेंगे कल न्यू स्ट्रैटेजी और एनालिसिस के साथ रोजनामा की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।